इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा में हम बात करेंगे मधेपुरा लोकसभा चुनाव की, आगामी 4 लोकसभा चुनाव को। और इसकी तैयारी लगातार सियासी दलों के कई पार्टी का राजनेता अपनी दांव पेच खेल रहे हैं। लगातार प्रत्याशी जो भी सांसद उम्मीदवार है लगातार फील्ड में जा रहे हैं और अपनी बात जनता के बीच रख रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचंद्र यादव, जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी है और ये भावी लोक सभा प्रत्याशी उम्मीदवार भी है। इनसे जानते हैं कि लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, क्या लोगों की कठिनाई है, क्या परिस्थिति है, मौजूदा जो हालत है बिहार की, इस बिहार और मधेपुरा की, इसमें क्या क्या परेशानी देखने को मिली। जी सर, हमारे चैनल में जी धन्यवाद। लगातार आप देख रहे हैं कि मधेपुरा लोकसभा से लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों की जो अभी परिस्थिति है, जो कठिनाई जिलेवासियों की, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं। शुरू से ही आदत है, हम छत्री हैं, छत्री सदैव युद्ध के तैयारी में रहता है। तो ये हम तो सब रोज़ पूरा लोकसभा हम घूमते हैं, इस बार भी घूमे हैं। और पूरा लोकसभा ये मेरा बिना मैं गरीबों से मिले हुए, बिना पब्लिक से, जनता से मिले हुए मैं रह ही नहीं सकता हूँ। और इस बार भी मैं पूरा लोकसभा, इस बार क्या मैं बराबर जब भी आता हूँ मैं, इसीलिए मैंने ये यूपीएससी नहीं सोचा, मैंने टीचिंग जॉब जो है इसको मैंने प्रीफर किया कि हमको 6-7 छुट्टी मिलेगी अच्छी खासी, मैं क्षेत्र में अपना गुजारूंगा। और मैं शुरू से ही ये गुजारा हूँ, ये नई बात नहीं है। हाँ, इस बार ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मेरा ये मेहनत जो है वैसे सब दिन जारी रहता है। आप एक प्रोफेसर है और प्रोफेसर की ज़िंदगी जो लाइफ स्टाइल होती है वो कुछ अलग होती है, लेकिन उनको छोड़ के आप राजनीतिक में आने का क्या मकसद, राजनीति क्यों चयन किया आप? प्रोफेसर राजनीति में नहीं रहेगा तो कौन संभालेगा, अब ये बताइए। समझ में आएगी किसी को? आज महागठबंधन बीजेपी को झूठ फूस का गाली देते हैं, कहीं आधार नहीं है। आरक्षण की बात करते हैं, बीजेपी के लोग चुप रहते हैं। आरक्षण में जो मोदी जी ने किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता है। बाबा साहब की बात करते हैं, बीजेपी हमारे लोग जिनको जानकारी नहीं है काउंटर नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब के पॉलिसी को अगर सिद्धांत करते हैं तो एक हमारे आदित्यनाथ जोगी कर रहे हैं, समझे ना। तो बिना जो पॉलिसी नहीं समझेगा तो कैसे बिना पढ़े लिखे लोगों का कोई गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट चला सकता है। मोदी जी हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। लोग जो कह ले उनको, लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाले एक प्लेटफार्म पर चाय बेचते हैं। चाय बेचने वाले हम भी पहलवान थे, तीर चलाते थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ ना आज, तो चाय बेचते कहीं लिखा हुआ कि चाय बेचने वाला नहीं पढ़ता है। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं मोदी जी को पढ़ा लिखा नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से जाके इनका ले लें। और यही मेरे ख्याल से 2 साल पहले 21 में स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एक फंक्शन आयोजित किया था, जिसमें जितने वीआईपी लोग वहाँ से पढ़े हैं, विद्यार्थी रहे हैं, सबका मजाक उड़ाना हुआ कि चाय बेचने वाला नहीं पढ़ाई कर सकता है, नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। आपके पास ज्वलंत उदाहरण है, आप कलाम साहब को लीजिए, कितने बड़े साइंटिस्ट थे, वो भी प्रोफेसर थे, तो वो भी पेपर बेचते थे, पेपर बेच के इतने बड़े पद पर गए, वो प्रोफेसर बने। आपके पास क्या मुद्दा है, किन मुद्दों से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? इस बार जो लोकसभा चुनाव लड़ेगी, क्या मुद्दा रहेगी बीजेपी के पास? मेरा मुद्दा है, मैंने किसान आंदोलन यहाँ लड़ा था 2000 में और बहुत उपलब्धि मिली। मैंने एफसीआई यहाँ खुलवाया, उसके पहले कहीं फसल का खरीद बिक्री नहीं होता था। आपको 3 ही स्टेट में खरीद बिक्री होती थी फसलों की, आंध्रा, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल। और उस समय क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा लिया गया था। हमारे भाव अनाज के काफ़ी कम गए थे, अनाज सड़ रहे थे, अनाज के बिक्री में काफ़ी रुकावट आ गई थी। और हम लोग बोलते हैं घोरैया,
जो गांव में घोड़ा पर लेके अनाज ले जाता है खरीद के, उसको हम लोग घोरैया बोलते हैं। और कुछ ऐसी जगह था जहाँ सुविधा कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत थी, बीच में कुछ पानी था जिसको हम लोग ज़रूर बोलते हैं, उदाहरण के स्वरूप जैसे गोढ़ियारी, वहाँ घोरैया जाता ही नहीं था। अनाज जानवर नहीं खाता था, ना सड़ जाता था। और उसमें मैंने ये किसानों की दुर्दशा देख के मैंने 2000 में किसान आंदोलन लड़ा, जनता का काफ़ी सहयोग मिला और उसी समय फूड कॉर्पोरेशन FCI धान गेहूं खरीदना शुरू की। एक तरफ महागठबंधन रोजगार की बात कर रही है, रोजगार के मुद्दा से वोट मांग रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं आपके पास क्या आपकी जो NDA की सरकार है इन तीन मुद्दों से लोग से वोट मांगेंगे? कौन कहता हमारी सरकार नौकरी नहीं दे रही? जाके मैं बात करवाऊंगा कई बहुत इंजीनियर से। जो मोदी जी रोजगार की बात किए थे और जो 2 करोड़ का बात किए थे वो अपना काम कर दिए हैं। आपको मैं कई लोगों से बात करवाऊंगा, विद्यार्थी से, जो उस पॉलिसी के तहत नौकरी कर रहा है। बहुत सारे इंजीनियर भी है उसमें, हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो सोचा जाएगा ना, बेरोजगार के लिए सोचा जाएगा। सरकार हमारी, मोदी जी तो बहुत इसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत ही चिंतित हैं। मोदी जी तो ये भी बोले थे चुनाव में कि जब फर्स्ट बार 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे कि 15 लाख रुपए हर एक लोगों की खाता में देंगे, लेकिन वो कला देना अभी तक कहाँ? आप लोग झूठ फूस का हवा उड़ा रहे हैं। मोदी जी जो बोले थे मैं भी सुना हूँ। मोदी जी का कहना था अगर स्विस बैंक का पैसा लाया जाए तो प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख जो है होगा। अगर स्विस बैंक में का पैसा वापस लाया जाए तब। ये उन्होंने नहीं कहा था, ये लोग गलत उनके बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि प्रत्येक के खाते में मैं 15-15 लाख दूंगा। उन्होंने बोला स्विस बैंक में हो सकता है इतना पैसा हो, अगर मैं लाऊंगा तो सबके खाते में हमारे नागरिक जो है 15-15 लाख का हिस्सा होगा। इसको कोई भी जो कहता वो गलत इंटरप्रेट कर रहा है। सारे वोट मोदी जी के लिए लोग देगा, समझे ना, सब वोट मोदी जी को देगा लोग। कैसे विश्वास करते हैं कि सब मोदी जी को देंगे? हम घूमते हैं, अब विश्वास कैसे? हम घूमते हैं, हम देखते हैं, हम दिन रात वही काम करते हैं। आप लोग भी जानते हैं, सारी मधेपुरा जानती है, सारा क्या कहता है बिहार में जानता है कि हम आदमी हैं जो इस ढंग से सीरियसली रहे हैं। ठंडा उंडा कुछ नहीं समझते हैं। सुबह निकलते हैं 6 बजे, रात को 1 बजे आते हैं। का जो आप तो देखे हो ना, रोम है पोप का, सहरसा है गोप का, तो लालू जी नहीं ना है। हम लोग क्या है? हम लोग गोप नहीं है तो क्या है? हम मधेपुरा के लिए शुरू से लड़े हैं, समझे ना। जितना यहाँ का जाता था विद्यार्थी लोग हमारे पास, और हम तो बहुत छोटे आदमी थे, हनुमान जी के कृपा से मेरे पास से खाली हाथ लोग नहीं आता था। तो हम कैसे मान लेंगे? यही रोम है पोप का, सहरसा है गोप अगर हम मान लें कि लालू जी हैं, तो लालू जी चुनाव हारे हैं, यहाँ से नहीं हारे हैं? बताइए। पिछले बार भी 2019 में लोगों ने भेजा कि शरद जी हैं, नेशनल फिगर है। लोग तो गलत इंटरप्रेट करते थे, नेशनल लीडर हैं। नेशनल लीडर तो खैर वो नहीं थे। ये लोग कहते नेशनल लीडर थे, वो नेशनल लीडर मैं मानता हूँ। वो लाए, कितना वोट से हारे? 4 वोट से हारे हैं वो। पहली बात, कोई भी कैंडिडेट मधेपुरा से हारे हैं तो राजद का कैंडिडेट था और शरद जी थे, जिनको लोग ऐसा कुछ और होता है। और उन्होंने पहली बार रिकॉर्ड वोट से लगभग 3,70,000 वोट से वो मधेपुरा से चुनाव हारे हैं। तो हम कैसे मान लें कि रोम है पोप का, सहरसा मधेपुरा है गोप का, मतलब लालू जी हैं? लालू जी हारे हैं कि नहीं? हम लालू जी को चैलेंज किए हैं 2005 में, सब जानता है, समझे ना। इस बार क्या रहा है? बिहार का जो डिप्टी CM है विजय सिन्हा जी, उनका
उनका कहना था कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद है, लेकिन नीतीश के पास कौन सा ऐसे चाबी था जो दरवाजे को खोल के फिर एनडीए में चले गए? अब वो हम क्या कहें, वो तो आप हम तो छोटा मोटा कहें ना, भाजपा के छोटे मोटे कार्यकर्ता है, ये हाई कमांड की बात है, तो हम कैसे बता सकते हैं? वो तो सम्राट चौधरी जी बताएंगे। एक आपका भी बयान था कि नीतीश एनडीए में नहीं आएंगे। मेरा ऐसा बयान नहीं था कि मैं नीतीश जी एनडीए में नहीं आएंगे, ऐसा मैं नहीं कहा, ऐसा मैं बयान नहीं दिया हूं और न ऐसा मैं दे सकता हूं, क्योंकि राजनीति में भिन्नता की रेखाएं जो है बहुत पतली होती है। अभी जो वर्तमान डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी भी कहे थे, जब तक हम नीतीश को सीएम पद से नहीं हटा सकते तब तक हम पगड़ी नहीं उतारेंगे। अब तो सीएम उनके साथ मिल गए, तो क्या आप पगड़ी उतारेंगे? अब वो तो उसी से वही कहेंगे ना आपको कि क्या करेंगे, वो पगड़ी उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे कि लड़ेंगे, वो तो वही कहेंगे। उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं हम? बताइए। 6 विधानसभा है, उसमें सहरसा कहरा, मैसी, सोनबरसा, मधेपुरा, यहाँ मधेपुरा ज़िला में मधेपुरा, बिहारीगंज, आलमनगर, सब जगह मैं घूम गया हूँ। मैं बहुत मजबूत स्थिति में हूँ। हम कहें ना, कम से कम हमको ज़्यादा वोट करेगा तो 50% करेगा। मुस्लिम में भी हमारी अच्छी पैठ है। और मुस्लिम तो बीजेपी से डरता है, तो फिर आपको मुस्लिम कैसे वोट करेंगे? आप जाके मुस्लिम से पूछिए, मैं नाम बता देता हूँ, जाके पूछिए कि इसको वोट करोगे। आप मुस्लिम है ना, मैं नाम बताता हूँ, गांव का नाम बताता हूँ, जाके पूछिए। मुस्लिम तो कहता है कि बीजेपी आएंगे तो ये हम लोग के साथ खतरा है, ये एनआरसी लागू करेंगे, सीए लागू करेंगे, तो वो आपको कैसे तो उसमें मुस्लिम को कहाँ खतरा है? मुस्लिम को कहाँ खतरा है? हाँ, फिर मुस्लिम फिर भी जो बीजेपी से आए हैं, बाहर से आए हैं, जिससे हमारे मुस्लिम भी तंग है यहाँ के, उन लोगों को खतरा है। मुस्लिम, मैं आपको ये बात कहता हूँ, सुनिए, ये भी लोग गलत प्रचार करता है, हमारे लोग इसको काउंटर नहीं करते हैं। ये मैं कहूँगा, आपने जितने हमारे भाजपा के कार्यकर्ता नेता है सबसे, ये लोग प्रचार करता है कि 10% जो मोदी जी आरक्षण दिए हैं उसमें सिर्फ 15% है। ये लोग जो बोलते हैं कास्ट, भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत, क्या यही है क्या? मैं अभी दावा के साथ कहता हूँ, ये 10% में 35% लगभग जो है कास्ट है। और क्या इसमें मुस्लिम नहीं है क्या? मुस्लिम में देखिए, शिया, चूँकि शिया सब अपर कास्ट होता है, उस सब सैयद होता है। सैयद का मतलब है कि मेरा लिंक जो है कि मोहम्मद साहब से हो, पैगंबर जो थे, पैगंबर साहब, उससे मेरा लिंक हो। तो शिया सब सैयद है। शिया इसके माने लाभ उठाएंगे इससे। सुन्नी में भी आपको सैयद, शेख, मुगल, पठान 4 होता है सुन्नी में, जो अपर कास्ट होता है। तो 5 कम्युनिटी हो गया। शिया पूरा जितना है, जो कि शिया भी मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में उनकी पॉपुलेशन, एक तो आया था कि 17% है, 17 पॉइंट कुछ है, अगर नहीं भी है तो 15% से कम नहीं होगा, समझे ना, वो इसके बेनिफिशियरी है। सुन्नी में भी सैयद, शेख, मुगल, पठान, ये उससे लाभ उठाएंगे। इसकी संख्या भी कम नहीं है। मेरे ख्याल से जितना मुस्लिम है सुन्नी, आई एम टॉकिंग ऑफ सुन्नी, उसमें कम से कम 20% जो है ये सैयद, अपर कास्ट मीन्स माने शिया को छोड़िए, सैयद, शेख, मुगल, पठान, कम से कम 20% होगा। तो क्या ये बेनिफिशियरी नहीं है क्या? ये लोग कहता है कि ये किया वो किया, 4 कास्ट को 15% को दे दिया आरक्षण, जो लोग मोदी जी के क्रिटिसाइज़ करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है, हमारे लोग भी इस चीज़ को काउंटर नहीं करते हैं। करना चाहिए इस चीज़ को। तो चलिए, तो आप मधेपुरा लोकसभा घूम रहे हैं और आपकी तैयारी भी चल रही है, लोगों से जो मिल रहे हैं, लोगों की क्या अपील है, क्या परेशानी है, क्या आपके जीतने से और आपकी लोकसभा सांसद बनने से क्या वो परेशानी मधेपुरा वासियों की दूर हो पाएंगे? मैं जितना होगा, आज से मैं परेशानी नहीं दूर किया हूँ। मधेपुरा का मैं चाहे जो भी हो, मैं मधेपुरा भी मेरा बचपन गुजरा है
और इंटर में मैं यहाँ था। उस समय से भी मैं जहाँ तक हो गया है, चाहे कोई चोर हो, बदमाश हो, सबसे मैंने राहत दिलाने का प्रयास किया है। मैंने जहाँ तक हुआ है समाज का सेवा किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो मेरे पास गया है वो हनुमान जी की कृपा से खाली हाथ नहीं लोग आया है। और कम से कम 200 आदमी का हमसे, चाहे एडहॉक हो, गेस्ट हो, परमानेंट हो, एमफिल में एडमिशन हो, पीएचडी हो, उन लोगों की भलाई मेरे हाथ से हुई है। यहाँ के कम से कम 200 आदमी होगा जिसका डायरेक्ट नौकरी से रिलेटेड भलाई हुआ है। एडमिशन तो छोड़िए, वो तो सब बार हम जितना साल हम रहे हैं सब साल 50-60 आदमी का हम एडमिशन करवाए थे। क्या परिचय हुआ आपका? प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव। क्या मधेपुरा लोकसभा की आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं आम जनता से यही कहूँगा कि जो ईमानदार हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ईमानदार हैं, जो मोदी जी देशभक्त हैं और सब तरह से देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, चाहे वो 370 धारा हो, चाहे 35A हो, चाहे आरक्षण हो, ये सबको मजबूत किए हैं। इसलिए उनके हाथ को इस सब के लिए उनको जाना जाता है और अद्भुत काम किए हैं वो। आरक्षण पे भी जो किए हैं कोई सोचा भी नहीं था। उदाहरण के लिए ये 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम जो था, जिसमें आरक्षण करीब करीब ख़त्म होता था, ये विरोधियों का देन था। और ये लोग आरक्षण भी ख़त्म करता था, आंदोलन भी करता था। सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आरक्षण ख़त्म करता था, आंदोलन भी करता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। उस चीज़ को मोदी जी ने जब ये हाई कोर्ट पास किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसको उन्होंने कहा स्टे करवाया अपॉइंटमेंट पर। और ये भी विरोधी लोग गलत कहता था। उस समय मुझे याद है कि जब अपॉइंटमेंट हो गया है तब स्टे लगाया है, ऐसी बात नहीं थी। कहीं अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस हिंदी में अपॉइंटमेंट हुआ था और सारा अपॉइंटमेंट मोदी जी ने स्टे करवाया और मामला को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और बोले मोदी जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट करेगी तो हम इसको पार्लियामेंट में ला के ठीक करेंगे। और 7 फरवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट भी आरक्षण ख़त्म करने का डिसीजन दे दिया था कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम होगा। उतना मैं नहीं डिस्कस करूंगा कि क्या है 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, लेकिन उसमें आरक्षण करीब करीब ख़त्म हो जाता था। मोदी जी ने 7 फरवरी 2019 को पार्लियामेंट में ला के उसको ठीक किया, 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को ख़त्म किया। दूसरी बात, जहाँ आरक्षण की बात होती है, पहले ओबीसी में खास करके हंगलू ने वाइस चांसलर बना था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। अब वही आरएसएस वाले को मारना शुरू किया, निकालना शुरू किया, मोदी जी के खिलाफ काम करने लगे। जब इन लोगों को पता चला तब उसको प्रोफेसर रतनलाल हंगलू को वहाँ से डिसमिस किए, निकाले। यही नहीं, और जहाँ ये कांग्रेस का वीसी था, कम्युनिस्ट का वीसी था, वहाँ जो एडवर्टाइज़ किया एसोसिएट प्रोफेसर में उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखाया कि आरक्षण है। उसको हमारे मोदी जी की सरकार ने दबाव डाल के फिर से एडवर्टाइज़ करवाया, जैसे हिमाचल में भी करवाया। हिमाचल यूनिवर्सिटी में भी जो था वहाँ मेरे ख्याल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वो जो निकाला था तो आरक्षण नहीं दिया था एसोसिएट प्रोफेसर में, उसको मोदी जी के प्रयास से उसको फिर से एडवर्टाइज़ करना पड़ा और आरक्षण उनको देना पड़ा। इसके अलावा भी बहुत काम किए जो सोच भी नहीं सकता है। और ये लोग, सबसे बड़ी बात है, जो लोग गुमराह करता है लोगों को कि भाई मोदी देश बेच रहा है। अरे ज़रा देखो देश बेचने की कहाँ से शुरू हुआ है। ये राजीव जी के समय उरुग्वे राउंड हुआ था। उस समय गेट था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ।
उरुग्वे राउंड 1984 में हुआ था, जिसमें कि बीपी सिंह साहब गए थे, अटेंड किए थे। वो राजीव जी रहे न ज़्यादा दिन तक, इसलिए वो ठप पड़ गया। फिर जो सरकार आई जनता दल की, इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर नरसिम्हा राव साहब के समय, हाँ नरसिम्हा राव के समय मनमोहन जी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसके समय रुक गया। ये उन्हें प्रपोजल रखा कि लेबर क्लॉज, जो धनिक देश है लेबर क्लॉज लावे अपना अभी जो राहुल गांधी का न्याय जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा चल रहा है, उसमें काफ़ी उनको समर्थन मिल रहा है, काफ़ी लोग प्यार आशीर्वाद भी दे रहे हैं। एक चीज़ सुनिए ना, आप सुनिए ना, इसे आप लोगों को करना चाहिए। गुमराह आप लोग हो रहे हैं, जनता हमारी गुमराह हो रही है। इस पर कोई कह देता है मोदी देश बेच रहा है, इसको सुनिए। वो तो निजीकरण कर दिया था है रेलवे वही मैं कह रहा हूँ ना, वो इसी पर तो मैं बोल रहा हूँ। इसको सुनिए आप, सब सवाल मैं दूंगा जो पूछिएगा। उसके बाद नहीं हुआ, वाजपेयी साहब भी लड़े, अरुण जेटली साहब अटेंड किए थे। मेरे ख्याल से दोहा में अथी कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, दोहा था और कोई जगह था। हमारे अरुण जेटली साहब भी लड़े कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पहले धनिक देश अपना किसान को सब्सिडी ख़त्म करे तब मैं इस पर सोचूंगा। और मनमोहन सिंह जी आए, मनमोहन सिंह जी के समय विस्तार से शुरू हुआ निजीकरण और बेचने की जो प्रथा है। और उदाहरण है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी जो नामी यूनिवर्सिटी है, जिसमें मनमोहन सिंह साहब की लड़की भी है, एक पढ़ाती है अशोका यूनिवर्सिटी में, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से कई लोग वहाँ पर हैं और कई बने हैं। एक जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी था जो मनमोहन सिंह साहब के समय एमपी थे, उन्होंने जिंदल साहब, नवीन जिंदल नाम था ना उनका, उन्होंने खोला। तो ये तो इसका देन है, कांग्रेसी का देन है। तो वही बाद में WTO हो गया, सैन उस समय हुआ था, ज़्यादा हुआ मनमोहन सिंह जी के समय। बताइए क्या पूछते हैं आप? बोल रहे थे कि जिस तरह भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी का निकल रहा है, उसमें लोग काफ़ी आशीर्वाद दे रहे हैं, काफ़ी प्यार दे रहे हैं, काफ़ी लोग उनसे जुट भी रहे हैं। कहीं आशीर्वाद उनको दे रहे हैं, नहीं लोग नहीं दे रहे हैं, लोग समझ गया। आप एक चीज़ बताइए, राहुल जी पेट्रोल डीजल के नहीं उनको पता है कि कैसे इसको तोला जाता है, लीटर में तोला जाता है कि किलो से तोला जाता है कि शेर से तोला जाता है। शेर भी एक है, लोगों को नहीं मालूम होगा, आपको मालूम होगा। इसे शेर पहले हमारे यहाँ बहुत प्रचलित था। तो वो आदमी का क्या है, वो आदमी क्या करेगा, आप ये बताइए हमको। वो गए यूपी में किसान को कहने कि भाई, किसान लोग बोले जिसमें पावर में थे, कांग्रेस की सरकार थी, कि भाई देखिए क्या कहते हैं हम, प्याज जो है, प्याज का खेती प्रभावित हो गया है, इसका बीज खराब आता है। तो ये बोले कि अरे भाई बीज नहीं है तो पौधा लगा दो प्याज का। वो आदमी क्या करेगा बताइए? कहीं आशीर्वाद नहीं उसको मिल रहा है। उसके डॉक्टर लोहिया साहब का भविष्यवाणी था कि हिंदुस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कांग्रेस का खात्मा होगा। वही चीज़ होगा, हो रहा है। तो इस बार पूरा कांग्रेस खत्म। तो कांग्रेस में है ही क्या? आप ये बताओ ना, क्या है कांग्रेस में? किसी तरह पीछे पड़ते, हमको इतना सिर दे दो, अपने हमको इतना सिर दे दो। और सब समझ गया है कि कांग्रेस क्या है, इसका कोई जनाधार ही नहीं है। इस बार वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, क्या इन लोकसभा के बाद आगे कोई चुनाव नहीं होगा? है वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर हम क्या कहें? वो तो बड़े नेता की बात है, वो तो मोदी जी से आपको पूछिए, मोदी जी जानते हैं, अमित शाह जी जानते हैं, बड़े बड़े लोग जानते हैं। कि वोट का अधिकार भी अब छीनने जा रहा है। वोट का ये कौन कह दिया वोट का अधिकार छीनने जा रहा? यही है ना, ये वही सवाल हुआ कि मोदी जी ने आरक्षण खत्म कर दिया। वही सवाल हुआ कि मोदी जी ने देश में इलेक्शन कहीं नहीं। ये मोदी जी ऐसा डेमोक्रेटिक नहीं है कोई, वो समाजवादी है।
जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उसमें एक समाजवादी यही है, दूसरे समाजवादी को टाइम नहीं मिला, इनको टाइम मिला है। ये असल समाजवादी यही है। कौन? आयुष्मान स्कीम क्या है? किसके लिए आयुष्मान स्कीम? समाजवादी का क्या मतलब होता है कि पार्टी में चलो जाओ समाजवादी हो जाओ? है ना भाई, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ना। जिसको लोग समाजवादी का कंधार मानते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो खुद के यहाँ जाके देखिए कि हिंदुस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इसका तो कोई समाजवादी से संबंध ही नहीं है। इस बार कितना सीट लाएंगे? इस बार तो हम तो कहे कि 400 पार करेंगे, टारगेट है। बिहार में भी मैक्सिमम सीट जीतेंगे हम लोग, 40 सीट का टारगेट है, अब जो हो। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मधेपुरा लोकसभा के भावी प्रत्याशी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचंद्र यादव जी। इनका कहना है कि इस बार 400 पार होंगे, क्योंकि जिस तरह से मोदी लहर है, मोदी मय हो गए, पूरा भारत मोदी में है, तो 400 पारी प्रभावित हो चुके हैं। बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।